हाँ जी, बताओ स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ये आपके Yes, ma'am. आईडीज के नाम Ma'am. दिख रहे हैं, आपके नाम Yes, ma'am. धीरे धीरे करेक्ट कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। मैम आप मैथ के बेसिक बताओगे? हाँ, आज थोड़ा हम बेसिक डिस्कस करेंगे। पहले मैथमेटिकल टूल्स हम डिस्कस करेंगे आज। जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, सबसे मैथमेटिकल टूल्स में एक टूल है जो कौन सा टूल है? वेक्टर्स। इसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स क्या है, और वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, क्या हमारे नॉर्मल एडिशन से वो अलग है। ठीक है, जैसे 5 + 4 कर दिया, 5 किलो चीनी में 2 किलो चीनी ऐड कर दिया, क्या वेक्टर एडिशन भी ऐसे ही होता है? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? Yes, yes, ma'am. बात करते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स का रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ा। हमारा सब्जेक्ट तो फिजिक्स है ना, क्या रिक्वायरमेंट है हमें मैथमेटिकल टूल्स की? मैम उसमें यूज होता है ना मैथ्स तो हमारी लैंग्वेज, ऐसे बोल सकते हैं मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यस मैम। तो अभी कुछ भी काम करना है, मान लो मैं पढ़ना है, मुझे किताब चाहिए है, ठीक है, मुझे पेन चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, तो कोई भी काम करने के लिए आपको टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास अगर मुझे फिजिक्स में हमारे बहुत सारे लॉज हैं, हम समझ लेते हैं कि जो एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिरा, चलो ठीक है, ग्रेविटेशन का लॉ है, और बहुत प्लैनेट्स के बीच में भी आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ग्रेविटेशन लॉ, ये सब लॉ, जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं, फिजिकल लॉज हम बोलेंगे उनको समझना, उनको अप्लाई करना, अंडरस्टैंड करना, उसमें हमारे पास ये टूल्स हेल्प करेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके पास डिफरेंशिएशन होता है हमारे, आप पढ़ेंगे मैथ्स में, पूरा यूनिट है आपका 12th क्लास में डिफरेंशिएशन पे। इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स है, ये 3 मेजर टूल्स हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री है। यस मैम, मैथ का चैप्टर 3। तो ये सभी जो चीजें हैं आप इस्तेमाल करें, जिनमें से अभी मैंने जो एक पिक किया है वो है वेक्टर्स। सारी चीजें हम धीरे धीरे समझ लेंगे, सब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैंने उठाया वेक्टर्स। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? विच कैन बी कर सकते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैम जिसका मास होता है। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन। अभी सिंपल भाषा में समझो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसका क्वांटिटी हम निकाल सके, जिसका हम डायरेक्शन निकाल सके, ये सब। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी चलेगा। अभी 2 तरीके की होती हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब इसका क्या मतलब है? नंबर वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। जैसे आपके पास हो गया टेम्परेचर, पहला एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर के पास क्या डायरेक्शन है? नो मैम। थर्मोमीटर से हम चेक कर लेते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मास है, मास का कोई डायरेक्शन है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। वॉल्यूम का कोई है? इसका वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन है? नो मैम। मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, या आपके पास डिस्टेंस हो गया, मान लो यहाँ से कोई भी स्टूडेंट रोहित है, वो दिल्ली से आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन से वो आ रहा है, बस आ रहा है, हमको पता है कि उसने 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर क्या कोई डायरेक्शन बता रहा है मुझे? ये तो सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट, अपना माइक ऑफ रखें बेटा। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप जा रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ अब आपके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट, यहां से आपको यहाँ पहुंचना है, यहां से आप यहाँ भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये
कि आपको Display- पॉइंट से इस तरफ जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और इतना मैग्नीट्यूड, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गई, राइट। उसके अलावा फोर्स हो सकता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये वाला ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, मैं इसको फोर्स ऐसे भी लगा सकती हूँ, ऐसे भी लगा सकती हूँ, ठीक है, ऐसे भी लगा सकती हूँ। तो एक डायरेक्शन हो गया ना, इस बॉडी पर किस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ और किस मैग्नीट्यूड का लगा रही हूँ, ठीक है। तो फोर्स आपके पास क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर। इसके अलावा एक्सेलरेशन हो गया, ये सब आप पढ़ोगे डिटेल में, एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। एक्सेलरेशन कितना स्पीड पर यूनिट टाइम आपका चेंज हो रहा है, इसमें डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो सिंपल भाषा में स्केलर वो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। अब वेक्टर Yes, की ma'am. बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। अभी हमने बात किया वेक्टर्स वो जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। अब वेक्टर्स की अगर आप सीधी बात देखो तो पहली बात तो ये है कि डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। इट शुड ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ पता है आपको क्या है? एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी ऐड करी आपने, मान लो ये आपकी पहली क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है, पहली में दूसरी ऐड करो या दूसरी में पहली ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, प्लस में उसमें दूसरा वेक्टर हमने ऐड किया, या फिर बी वेक्टर पहले ले लो फिर उसमें आपने एक ए वेक्टर ऐड किया, दोनों सेम आएगा। इट शुड ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। बेटा आप किसके शोर आ रहा है पीछे से? मैम आप Mic माइक off। ऑफ कर दीजिए। यस मैम, प्लीज सबका माइक ऑफ कर दो। कर दिया। ठीक है, तो इट शुड ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब ये वेक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये हम डिटेल में अभी समझते हैं। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है कि इट ओबेज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, इट शुड ओबे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। अभी देखो ये चीजें क्या हैं, ये क्या क्या पैरेललोग्राम लॉ है, क्या कम्यूटेटिव लॉ है, ये एक अपने आप में पूरा एक टॉपिक है जिसको मैं अभी कवर करूंगी थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए पेशेंस रखो। तीन चीजें याद रखो कि जब ये तीनों चीजें फॉलो होंगी ना, कि डायरेक्शन भी हो, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे, एंड इट शुड ओबे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। जब ये तीनों फॉलो होगा देन इट विल बी, क्या होगा, वेक्टर। देखिए अगर आपके पास वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। अगर वेक्टर है, अगर किसी क्वांटिटी को आप वेक्टर बोल रहे हो ना, तो उसके पास डायरेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मतलब कि डायरेक्शन हो तो हम बस हमको ये पता हो कि क्वांटिटी के पास डायरेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेक्टर ही कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर एक वेक्टर है कोई क्वांटिटी तो डेफिनेटली उसके पास डायरेक्शन होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन अगर है तो कोई जरूरी नहीं है वेक्टर। जैसे कि आपके पास प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके पास डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं कहलाता। या करंट है, करंट का आपको पता है कि डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि वो ये लॉज को फॉलो नहीं करता, ओबे द लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। समझ में आया? क्लियर है बेटा? तो ये बात याद रखेंगे, वेक्टर है तो डायरेक्शन है, बट डायरेक्शन हो तो वेक्टर है ये जरूरी नहीं है। क्लियर है ये सबको? चले आगे। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पे आ जाते हैं। यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वेक्टर्स को हम लिखते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ मैं कैसे होगी। हम ऐसे लिखते हैं, मान लो एक ए वेक्टर है इस तरह। मान लो
कि कोई भी स्टूडेंट, अर्पिता, अर्पिता जाती है 5 किलोमीटर नॉर्थ। ये जो 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर जो है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब? इस तरीके से, जो टेल है वो डायरेक्शन बताती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूं, अगर नॉर्थ की बात करें, आपको पता है नॉर्थ किस तरफ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर प्रॉपर दिखा रही हूं मैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो डायरेक्शन है वो इससे पता लगती है हमको, ठीक है, कि वो वेक्टर है, डायरेक्शन है। और ये जो इसका लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ कि वो 5 किलोमीटर नॉर्थ डिस्प्लेस की है, यहां से इस पॉइंट तक पहुंच गई। 100 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कितना? अब इतना लंबा तो हम उसका लेंथ नहीं बना सकते कॉपी में, तो हम उसको छोटे से में रिप्रेजेंट करते हैं कि इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और इस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख देंगे? इस तरीके से लिख देंगे कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट B है, तो जो OB है इसके ऊपर हमने ऐसे वेक्टर लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर O टू B, O टू B, O से B की तरफ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है? O टू B, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये 5। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? यस और नो? लॉज एक्सप्लेन करेंगे बेटा, अभी करेंगे। तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, उस क्वांटिटी को, लेट्स से कोई भी एक्स क्वांटिटी है वो, उसके ऊपर इस तरीके से सिंबल होता है। हमेशा ऐसे याद रखो कि इस तरीके से सिंबल लगाना है, ऐसे नहीं कर देना सिर्फ ऐसे। ऐसे अगर डायरेक्शन है तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगाना है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग? मान लो ये मैग्नीट्यूड मेरे को लिखना है, मेरे को वेरिएबल फॉर्म में लिखना है, तो मैं ऐसे लिखती हूँ एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे दोनों तरफ जो है लाइंस लगानी होती है, मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ 5 किलोमीटर है, ठीक है। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, सिर्फ ऐसे कैपिटल में लिखा होगा, मान लो ऐसे कैपिटल में ऐसे ए करके ऐसे लिखा होगा, ये भी इसका मतलब भी क्या है? ये ए वेक्टर है। कई बुक्स में नहीं लिखा होता कैपिटल बोल्ड लेटर्स में, कई बार आपके पास एरो की फॉर्म में होता है, कई बार ऐसे भी लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं, अगर मुझे 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड बताना है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन है ये, बस अभी आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे, अभी आएगा बेटा, प्रीति दोबारा से चीजें आएंगी, बस बता रही हूँ कि वेक्टर को आप लिखते कैसे हैं। वेक्टर को लिखेंगे ऐसे, ए बी, कुछ भी वेक्टर हो सकता है, सी यानी वो वेरिएबल जो भी, मान लो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यहाँ फोर्स हो सकता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो सकता है, जो भी टर्म यहाँ पे है, एक्सेलरेशन ऐसे हो गया, ठीक है। तो जो भी टर्म है उसके ऊपर सिंबल ये है, इसका मतलब वो वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। सिंपल भाषा ये है। एरो से डायरेक्शन, एरो का मतलब डायरेक्शन, और जो उसका पूरा लेंथ है एरो का, वो मैग्नीट्यूड देता है। ये जो चीज है ये मैं आपको आगे फिर से समझाऊंगी, अभी के लिए बस ऐसे समझो, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा? यस और नो? रिप्रेजेंटेशन समझ में आया ना, कि भाई ऐसे लाइन, ऐसे एरो, तीर की तरह, तीर, तीर क्या देगा? दिशा दे देगा, ठीक है। अभी आगे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप प्रैक्टिस में आप लेके आओगे ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की। मान लो कोई भी एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं ऐसे, ठीक है। अगर इस वेक्टर को मैं डिस्प्लेस करके यहां लिख दूं ऐसे, तो भी कोई गलत नहीं कर रही मैं। सेम लेंथ का वेक्टर आप आगे बना दो, यहां बनाओ, यहां बनाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? मान लीजिए ये ऐसे है और मैं इसको ऐसे बना दूं, पैरेलल बिल्कुल इसके, या यहां बना दूं, ठीक है, यहां बना दूं, इनके बीच में एंगल क्या है? जीरो। जीरो एंगल कैसे मेजर करते होगे बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि अगर वो आपने डिस्प्लेस करा है उसके पैरेलल ही कहीं उसके आगे या उसके साइड में इस तरीके से, तो उससे उसका प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। क्या प्रॉपर्टी है? इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, आपने उठा के थोड़ा आगे कर दिया,
displays parallel to itself, it will not change. It will not change. ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या पॉइंट है? एंगल. एंगल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंगल को ध्यान से सुनेंगे. पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा पॉइंट, दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल? याद रखो, या तो हेड टू हेड टच हो, हेड टू हेड अगर आपका टच हो रहा है, या टेल टू टेल टच हो, वहां पर उस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया, एक वेक्टर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? ये टेल क्या है? ये टेल ये है, यहाँ ये टेल है इसका बैकवर्ड, और ये जो क्या है इसका हेड है. ये हो गया आपके पास. इसके बीच में एंगल कितना आपको दिख रहा है? ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, जब टेल से टेल टच है. ऐसे ही आप ऐसे निकाल सकते हो, मान लो हेड से हेड टच है, इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है. इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री. अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर दूं, एक वेक्टर इधर दिखाया मैंने और एक वेक्टर मैंने ऐसे दिखाया है. अब इसके बीच में क्या एंगल ये लेंगे हम. मान लो ये एंगल कितना है? 120 डिग्री है. क्या ये 120 डिग्री एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच में? अंजलि, हाँ जी अंजलि, फिजिक्स का पार्ट है. अभी मैंने बताया हेड टू हेड टच करना है या टेल टू टेल टच करना है. अभी यहाँ तो हेड और टेल टच हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता. और मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया कि हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. अगर मैं इसको थोड़ा आगे बना दूं, ऐसे ऐसे आगे बना दूं, क्या दिक्कत है? मैं इसको डिस्प्लेस कर रही हूँ पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं. ये एंगल जो बनेगा आपको पता है टोटल लीनियर, ये जो बन रहा है एंगल पूरा 180 है. 180 माइनस 20 ये क्या बनेगा? 60 डिग्री. तो दिस इज द राइट आंसर. ये इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप डिस्प्लेस कर दो आगे, हेड टू हेड टच हो या टेल टू टेल टच हो, 60 डिग्री इज द राइट आंसर. समझ में आई बात? अभी आप मुझे बताना, एक मैं बना के देती हूँ आपको, इसमें बताओ कितना होगा. मान लो एक ये है और एक ये पॉइंट है. हो सकता है आपको पहली बार सुनने में चीजें अटपटी लग रही हैं, फर्स्ट टाइम जब आप फिजिक्स की भाषा को सुनते हैं तो लगता है, लेकिन इन चीजों को आप देखना अभी कुछ दिन में इतना इजी हो जाएगा आपके लिए सारी चीजें लिखना. पहली बारी में साइकिल गाड़ी चलानी थोड़ी आती है, धीरे धीरे आएगी. ये क्या है? ये एंगल मान लीजिए आपके पास क्या है? 150, और ये एंगल मान लीजिए क्या है? 30 डिग्री. तो कौन सा एंगल होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में? 30 डिग्री होगा. देखो टेल टू टेल टच है 150 पे ही. अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया ना, अगर मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस कर रही हूं तो मेरे को इसको ऐसे लगाना पड़ेगा. ये हेड टू टेल टच हो गया, तो 150 डिग्री इज द राइट आंसर. जहां आपको टेल टू टेल टच दिख रहा है ना, या हेड टू हेड टच दिख रहा है, वही आपके पास एंगल है. और ऐसे नहीं कर सकती कि इसको उठा के घुमा के ऐसे लगा दूं. नहीं, घुमाने से तो दिशा ही बदल जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी. अभी वो डायरेक्शन नीचे है, वो डायरेक्शन ऊपर हो गया, वो आपने वेक्टर बदल दिया. समझ रहे हो? बस डिस्प्लेस कर सकते हो ऊपर नीचे और आगे, इस तरीके से ऐसे खिसका सकते हो. समझ में आई बात? एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों को? तो दिस इज द राइट आंसर, 150 डिग्री. अच्छा, एक पॉइंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर हम बदल दें. मान लीजिए आपको पता है कि हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं एक्स वाई जेड में. 3 डायमेंशन होते हैं हमारे पास. ये मान लीजिए एक्स है. किया होगा आप लोगों ने 10th क्लास में एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालना. मान लीजिए मेरा एक्स वाई जेड में कहीं पर भी, लेट्स से अब हमारे पास बनाता हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस हो गया. ठीक है, इसमें ही मैंने एक वेक्टर बना दिया. मान लो ये कोई वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है इसके अंदर 3D में. ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जिसमें हम मेजर कर रहे हैं. अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को घुमा दूं, लेट्स से घुमा दिया मैंने, तो मेरा वेक्टर तो नहीं बदला ना, वेक्टर तो वही है. हाँ, लेकिन इस वेक्टर की जब हम कंपोनेंट देखेंगे एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, वो चेंज हो जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन वेक्टर वही है, वेक्टर सेम रहेगा. समझ में आई बात? मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को घुमाया तो वेक्टर तो वही रहेगा ना. अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की विद रिस्पेक्ट टू अगर हमें मेजरमेंट करना है, वो कंपोनेंट लेना है, वो कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट्स,
अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आप डिटेल में 11th में पढ़ेंगे, सारा आगे जो चैप्टर्स आएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है। अब मान लो आप ट्रेन में बैठ के कोई चीज को देख रहे हो, ठीक है, और एक आप ट्रेन से बाहर खड़े होकर एक चीज को देख रहे हो, ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो जाते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट्स, वेक्टर does not change, does not change, yes, component may change, component may change। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप समझ रहे हो, आपका देखने का नजरिया क्या है, आप उसको किधर से मेजर कर रहे हो, किसके विद रिस्पेक्ट टू मेजर कर रहे हो। अब वेक्टर ये है, मेजरमेंट के लिए मैंने एक्सिस जो उठाए एक्स वाई और जेड, मेरे 3 एक्सिस मैंने उठाए एक्स वाई और जेड, उनके विद रिस्पेक्ट टू में मैं इसका जो है, आप लोगों ने 10th में करा होगा कि आप कोई भी 2 पॉइंट से इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, एक्स पे डाल के, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, ये मेजरमेंट कर रहे हो ना आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड में। अगर मैं एक्स वाई जेड को घुमा दूं, रोटेट कर दूं कि भाई मेरा एक्स वाई जेड ना, अभी जनरली हमारी कॉपी में हमें दिख रहा है एक एक्स इधर है, ठीक है, वाई ऊपर होता है और जेड बाहर होता है, ऐसे उस एक्स वाई जेड को मैं घुमा दूं, एक्स वाई जेड को अगर मैंने घुमा दिया तो क्या होगा, मान लीजिए आपका एक्स वाई जेड था, अगर मैंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दिया, मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, मेरी सहूलियत है ना ये कि मैं इस तरह एक्स वाई और जेड बना रही हूँ। एक्स वाई जेड तो ऐसे भी हो सकता है, मान लो इसको मेजर करो, एक्स वाई जेड आप यहाँ भी मेजर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये तो कहीं नहीं चेंज हो रहा ना, ये आपका वेक्टर है जो चेंज नहीं हो रहा। समझ में आई बात? हाँ जी, पिंक क्लिक हो गया है, ठीक है, हाँ जी, समझ में आया? ओके। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमारे लिए यूज में आएंगी वो पहली दोनों है, थर्ड वाला अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मे बी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कॉन्सेप्ट थोड़ा पकड़ेंगे तो आ जाएगा। अभी के लिए बस यूं समझो कि एक्स वाई जेड के अंदर हम मेजर कर रहे हैं, वो एक्स वाई जेड को अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारा वेक्टर नहीं बदलता, सिंपल, ठीक है। पहली दोनों ध्यान रखें कि पैरेलल आप डिस्प्लेस करेंगे उसमें चेंज नहीं होगा, और एंगल कैसे मेजर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स हमने यही डिस्कस कर दिए हैं तीनों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, बड़ा ही इजी टॉपिक है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे बेटा, बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सभी बच्चों को? अभी क्लियर है बेटा? नहीं, बोर नहीं होना, कोई बात हो कोई दिक्कत हो तो यहाँ पूछो। हाँ जी, किसकी प्रॉब्लम अगर है वो बाद में रुक जाना, लास्ट में डिस्कस करते हैं बेटा। एक बार माइक ऑन कर दूं, माइक ऑन कर देते हैं। हाँ जी बोलो बेटा, अर्पिता कर दिया। मैम जो आपने हमें अभी ये एरोस का जो बताया था कि जब टेल टू टेल टच हो और हेड टू हेड टच हो, मैम एक बार इसे रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। ओके अभी करते हैं। एनीथिंग एल्स? चलिए देखो, ये तो बहुत इजी है। देखो हमने वेक्टर बनाया, एक उसके पास टेल है, एक उसके पास हेड होता है, जो एरो है उसको हेड बोल रहे हैं, जो टेल है। तो दो वेक्टर्स अगर टेल से जुड़ा हुआ है, दोनों का टेल टच हो रहा है या फिर दोनों का हेड टच हो रहा है, तब हम उनके बीच में एंगल लेंगे। देखो अभी देखो, यहाँ टेल टच हो रहा है, पहले ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका टेल से टेल टच हो रहा है, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ इसका हेड और हेड टच हो रहा है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ टेल और हेड दो टच हो रहा, तो ये एंगल 120 पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि हम इसको डिस्प्लेस करके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डिस्प्लेस करके आगे लिख सकते हैं, हम लोग आगे बना सकते हैं, तो एंगल आ जाएगा हमारे पास, जब टेल से टेल टच हो गया तो एंगल क्या बन जाएगा इनके बीच में, 60 डिग्री। अंडरस्टूड होगा, वो आपको पता होगा कि आपको ऐसे बना बना के नहीं देखना, आपको समझ में आ जाएगा भाई ये 120 इनके बीच में एंगल 60 होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो सकता है, आगे हो सकता है। एक और तरीका होता है, वो फिर हम आगे डिस्कस आगे करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि उसको आगे डिस्प्लेस किया, वो एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का।
अब आप ये पूछ सकते थे, सवाल ये इंटरेस्टिंग हो सकता था कि मैम टेल टू टेल आप टच कर रहे हो ना, या हेड टू हेड टच कर रहे हो, मान लो हमारे पास ये टेल टू टेल टच हो रहा है, ठीक है, तो सवाल ये हो सकता था मैम एंगल तो ये भी ले सकते थे, ये तो नहीं लिया आपने, वहां भी तो टेल टू टेल टच है। इंटरेस्टिंग सवाल, बताओ, वहां पर भी तो एंगल आपके पास टेल टू टेल के बीच में ही है। इसलिए एक कंडीशन है कि एंगल आपको वो लेना है, थीटा से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंगल को, जो 180 या 180 से कम, 0 या 0 से बड़ा, यानी एंगल ये वाला जो एंगल है 360 में से 150 माइनस करोगे तो 180 से बड़ा चला जाएगा, इसलिए ये वाला एंगल नहीं लेगा। पता कैसे चलेगा? पता है, जो एरो लगा हुआ है उसको हेड कहते हैं, जहां एरो है उसको हेड, और जो उसका बैक है उसको टेल कहते हैं। यस, वो या तो 180 एंगल हो या 180 से छोटा, या 0 हो या 0 से बड़ा, यानी 0 से 180 के बीच का एंगल, या और 0 और 180 भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था, ये आना चाहिए था, पर किसी का आया नहीं कि मैम टेल टू टेल टच कर रखा है आपने, लेकिन यहाँ ये एंगल भी तो टेल टू टेल टच में ही बन रहा था, ये क्यों नहीं लिया? ये नहीं ले सकते, हमको कंडीशन है कि 0 से 180 के बीच में लेना है। हेड टू टेल टच हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है। ये मान लीजिए, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए गौरव का प्रॉब्लम है, गौरव गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, मान लीजिए उसका घर कहीं पर यहाँ पर सिचुएटेड है, उसका घर कहाँ है? यहाँ सिचुएटेड है। वो अपने घर से शॉप पे गया, शॉप यहाँ है, ठीक है, उसको 5 मीटर ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है, फिर वो शॉप से कहाँ गया? यहाँ एक दूसरी शॉप थी, उसको जो सामान चाहिए था उसको यहाँ नहीं मिला, वो इस शॉप पे पहुंच गया, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर, यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहां से यहाँ गया पहले, और फिर वो यहां से यहाँ आया, राइट, पहले यहाँ से यहाँ से आया, तो वेक्टर्स ऐसे बनेंगे, ऐसे बन सकते कि पहले इधर से इधर गया 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर वो 4 मीटर टूवर्ड्स साउथ गया, ठीक है, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने कि यहाँ से यहाँ गया गौरव, ये पॉसिबल है। लेकिन हम एंगल जब बात करते हैं तो मेरे को पता है कि अभी तो चलो इसमें दोनों तरफ सेम ही एंगल आएगा, मेरे लिए समस्या नहीं है, हो सकता है इसके बीच में एंगल कुछ और बन रहा होता, ठीक है, मान लो वो पहले यहाँ गया, फिर वो थोड़ा सा शॉप है इधर सिचुएटेड है, तो ये एंगल कौन सा लोगे? ये नहीं लोगे, एंगल वो लोगे, आपको पता है डिस्प्लेस कर सकते हो, इसका इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर के टेल से टच हो, ठीक है, हेड तो हेड अगर आपने टच किया तो पॉसिबल नहीं है, हाँ ये पॉसिबल है, देखो अगर मान लो हेड भी कर सकते हो, अगर मान लो आपके पास ये इस तरह बना, इसको पीछे खिसका दो, ये हेड टू हेड हो गया, तो ये एंगल ले लोगे, या फिर इसको आगे खिसका दो, मान लीजिए यहाँ था, या तो इसको आगे खिसका दो, तो आप ये एंगल लोगे। समझ में आई बात? या कंडीशन कैसे आया? कंडीशन आपको लेना है, अभी के लिए हमारे ये साइन कन्वेंशन होते हैं ना, जैसे आपने किया होगा जब आप लोगों ने मिरर और लेंसेज किया था कि साइन कन्वेंशन है, तो वैसे ही है, दोनों केसेस में सेम आएगा। यस, दोनों केसेस में सेम आएगा, आप देख लो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, दोनों सेम होंगे। हाँ, आपने डिस्प्लेस कैसे करना है, या तो आप इसको बिल्कुल आगे खिसकाएंगे, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, नीचे ऐसे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस वेक्टर के यहाँ इसको डिस्प्लेस कर दूं पैरेलल, यहाँ लगा दो, एंगल ये आ जाएगा, ये भी आपके पास सेम आएगा। कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट क्या है? हेड टू हेड हो रहा चाहिए, टेल टू टेल है, उसको खिसका सकते हैं पैरेलल, उनके एंगल नहीं बदलना, जैसे है उसको नीचे ला सकते हो, आगे लेके जा सकते हो, पीछे लेके जा सकते हो, ऊपर लेके जा सकते हो, पर एंगल नहीं बदलना, ऐसे उसको हिलाना नहीं, जैसा है उसको आगे पीछे करो, ऊपर नीचे करो, कैसे करो। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, तो अभी देखो सारी चीज हमने पढ़ ली, अब बहुत इजीली समझ में आएंगे आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? एंगल मेजर कैसे करते हैं? आप उठा के इसको डिस्प्लेस करके इसके ऊपर रख लो, हेड टू हेड टेल टू टेल की बात अगर हम करें, इसको यहां रख लो, क्या एंगल है इनके बीच में? 0। तो पैरेलल वेक्टर्स वो है जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 0, एंगल
between two vectors is 0. अच्छा, एंटी पैरेलल क्या होगा? व्हाट इज एंटी पैरेलल? अगर मान लो एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इस पॉइंट पे इधर लग रहा है, मान लो कि सिद्धार्थ उधर से खींच रहा है और विवेक ने इधर से खींचा है, ठीक है, उसने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया और एक ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में लगाया, अपोजिट हो गया ना, एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है? इक्वल वेक्टर्स क्या है? मान लीजिए ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, एक आपके पास ये वेक्टर मैंने लिखा है और एक ये लिख दिया, ठीक है, बताओ इनमें से इक्वल कौन सा है? इक्वल कौन सा होगा? जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। दोनों में डायरेक्शन सेम है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने लेंथ का छोटा बड़ा कर दिया ना, ये लेंथ को चेंज करा, मतलब आप मैं मैग्नीट्यूड बदल रही हूँ, समझ रहे हो, उसका वैल्यू बदल रही हूँ। तो पहले वाला जिसमें मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन सेम। क्लियर सभी को? मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स में अगर ऐसे लिख दूं, एक छोटा बना दिया एक बड़ा बना दिया, क्या ये पैरेलल वेक्टर होगा? बिल्कुल होगा। एंगल तो अब भी 0 है, एंगल तो अब भी 0 है, ठीक है, बिल्कुल। सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसका मतलब अनइक्वल वेक्टर कब हो जाएगा? ये वाला जो है ये अनइक्वल हो गया, जिसमें या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, ये हो गया अनइक्वल। या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, ये हो जाएगा आपके पास क्या? इक्वल वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट इज कॉन्करेंट वेक्टर्स? बताइए। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक पॉइंट पे लग रहा हो, मान लो यहीं पर एक आपके पास इधर लग रहा है फोर्स, मान लो फोर्स 1 लिख दिया मैंने, एक इधर लग रहा है F2, ठीक है, एक इधर लग रहा है F3, तो सिंगल पॉइंट पर, ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर सारे वेक्टर हैं, सेम ओरिजिन, यस यू कैन से। ऐसे भी हो सकता था कि आपके पास ऐसे आ जाए, पर पॉइंट एक है जहां पर वेक्टर सभी लग रहे हैं। ओके, नल वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज नल वेक्टर? बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस बहुत है इसका, लेकिन हमारे फिजिक्स में खैर इतना वैल्यू नहीं है इस चीज का। लेकिन नल वेक्टर होता क्या है? जिसका 0 मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या है? 0। और डायरेक्शन 0 होगा क्या? डायरेक्शन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। तो तुम्हारा सवाल हो सकता था, मैम ये क्या पढ़ा रहे हो? डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? लेट्स से कौन अभी शिखा जाती है यहां से यहां पर, ठीक है, एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर गई है वो वापस, और बी पॉइंट से वापस घूम के इधर आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 0। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? डायरेक्शन भी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वो यहां खड़ी है, वो इधर फेस करके खड़ी है या इधर फेस करके खड़ी है, इधर फेस करके खड़ी है, या आर्बिट्रेरी है। डायरेक्शन तो कुछ भी है, शी कैन बी फेसिंग एनीथिंग, ठीक है। तो अब उसका मैग्नीट्यूड जरूर 0 है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो गया? आर्बिट्रेरी हो गया। हम अपनी सहूलियत से उसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? तो 0 क्या है? ये मैग्नीट्यूड। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? संदीप, व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? फॉलिंग इन वन लाइन, जो एक ही लाइन में है, फॉलिंग इन वन लाइन। लेट्स से मैंने ऐसे लिखा है, फिर मैंने इसके आगे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। अब कोप्लैनर वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कोप्लैनर वेक्टर्स क्या होता है? व्हाट इज कोप्लैनर वेक्टर? कोप्लैनर जो एक प्लेन में है। मान लीजिए ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये एरो हेड आपको दिख रहा है पेंसिल में, ठीक है, ये पीछे टेल हो गया। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है,
ठीक है, तो ये दोनों एक प्लेन में है, दो वेक्टर ये एक प्लेन में है, किधर ही ले लो आप, इसको ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, जैसे लेट्स से इसको हम आपको बताते हैं कैसे होगा। मान लो आपके पास ये क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ये ऐसे पकड़ा तो ये एक प्लेन में होगी ना, इनको मैं ऐसे कर दूं तो भी तो ये एक प्लेन में है या नहीं, ऐसे कर दूं तो भी एक प्लेन में है, और ऐसे घुमा दूं तो भी तो ये एक प्लेन में है, ऐसे है या नहीं। तो दो वेक्टर्स ऑलवेज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में, कोप्लैनर है हमेशा। लेकिन अगर दो से बढ़ा दिया मैंने, मान लीजिए मैंने तीन वेक्टर कर दिया, एक दो तीन, तो ये आप बेटा हो भी सकते हैं प्लेन में और ना भी हो। अगर इस तरह है तीनों, डेफिनेटली आप इसको बोल सकते हो कि तीनों प्लेन में है। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन मैंने ऐसे कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया, तो दो तो प्लेन में आ जाएंगे, तीसरा तो नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, दो प्लेन में आ गया, तीसरा नहीं आया। तो दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स हैं तो दे कैन बी कोप्लैनर एंड मे नॉट बी कोप्लैनर। समझ में आई बात? मे और मे नॉट बी कोप्लैनर ऐसे बोल सकते हो। समझ में आई बात? सो हमेशा याद रखिए, कोप्लैनर वेक्टर्स विच फॉल्स इन वन प्लेन या विच लाइज इन सेम प्लेन। तो हमेशा इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। इफ टू वेक्टर्स are always coplanar. More than two vectors may or may not be coplanar. समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? ओके। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए, एक वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मान लो डिस्प्लेसमेंट किया, किसने किया? भूमिका ने किया। डिस्प्लेसमेंट वो यहां से उठ के टीवी का रिमोट लेने गई, सीधा रिमोट तक, बेड से उठ के सीधा टेबल पे रिमोट रखा था, सीधा वहां से उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया, क्योंकि बच्चे बहुत आलसी हैं, उससे ज्यादा वो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ वो थी, बैठी थी, यहाँ से उठ के यहाँ गई, उसने डिस्टेंस कितना किया? 5 मीटर ट्रेवल किया। मान लीजिए उसने ये जो डिस्टेंस है ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट फ्रॉम हर पोजीशन, वो 5 मीटर ईस्ट गई है। ठीक है, तो आपको पता है जो ईस्ट है ये डायरेक्शन बता रहा है, और 5 मीटर आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए से, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए वेक्टर का डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? अभी देखो डायरेक्शन क्या है, जिसने ऐसे ऊपर ऐसे छत बना रखी है, इसको बोलते हैं हम ए कैप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ए कैप। ये डायरेक्शन जो ईस्ट आपको डायरेक्शन दिख रही है, वो ए कैप से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो 5 मीटर यहां आएगा, और ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, अब मैं ईस्ट डायरेक्शन को कैसे लिखूं? तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम वही एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स वाला फैक्टर फंडा लेते हैं। जैसे आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है ना, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। तो अगर वो ईस्ट जा रही है, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर, अभी तो मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ए कैप आपको क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स डायरेक्शन में है, इसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डायरेक्शन ये ए कैप आपके पास ऊपर की तरफ है, इसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए बाहर की तरफ है, मान लो ऐसे कोई बाहर एक्सिस है, बाहर की तरफ एक्सिस है, जेड एक्सिस है, उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे लिखे इसको? अब मान लीजिए यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट इसका डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड किससे है? जैसे आई जे के से रिप्रेजेंट हो गया। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा, भूमिका जो है, वो यहां से ईस्ट डायरेक्शन में गई है 5 मीटर, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 5 आई कैप। ठीक है, अगर मान लो वो अब यहां से जा रही है किधर? वाई डायरेक्शन में, अब वो जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? अगर वो नॉर्थ में चल रही है तो 5
मान लो 5 ही मीटर वो नॉर्थ में चलिए 5j कैप, और अगर मान लो नीचे की तरफ जा, मान लीजिए आगे की तरफ आ रही है इस तरीके से, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5k कैप से। तो आपका सवाल हो सकता था कि मैम ये तो आपने x का ये वाला बता दिया, ऊपर वाला बता दिया, z का बाहर वाला बता दिया, इनके पीछे भी तो होता है, माइनस में भी तो वैल्यू होती है ना, माइनस में वैल्यू होती है नहीं x में, y में, z में, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम लोग माइनस आई कैप से कर देते हैं। मान लीजिए मैं यही भूमिका को बोलूं कि आप जो है यहां से वेस्ट में जाइए, आप यहां से वेस्ट में जाइए 5 मीटर, तो मैं कैसे लिखूंगी उसको? मैं उसको मैग्नीट्यूड 5 है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसको मैं -5i कैप ऐसे लिख दूंगी। ये -i का कैप उसका डायरेक्शन पीछे की तरफ बता रहा है। ऐसे ही मैं अगर उसको बोलूं कि आप चलिए साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर, मैं कैसे बोलूंगी? -5j कैप। समझ में आई बात? डायरेक्शन कैसे लिख रही हूं मैं? क्लियर है सबको? गुड, ठीक है। तो अब ये सीधी सी बात है, अब मैं यूनिट वेक्टर को कैसे लिखती हूँ? अगर ये मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है a, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, सिर्फ उसका डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, सिर्फ उसका डायरेक्शन, जो कि हम कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कह सकते थे मैम यहाँ तो मैग्नीट्यूड 5 है, दिस इज डिफरेंट, सिर्फ डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तब हम उसको कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी वो कितना उसका आपके पास गुना बढ़ा, मतलब वो 5 यूनिट आगे गई है ना, 5 यूनिट आगे चली गई है या 5 यूनिट पीछे चली गई है। सिंपल भाषा में ये याद रखें, जिसका आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है, बट डायरेक्शन को हम IJK की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है बात बेटा? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए एक क्वेश्चन कीजिए फिर। अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड बाय आई कैप। अभी इससे क्लियर हो जाएगा जिसको भी नहीं हुआ है अर्पिता। एक यूनिट वेक्टर है जो कि अलोंग ईस्ट है, डिफाइंड एज आई कैप, ठीक है। A force of 10 to the power 5 dynes acts westward, represent the force in terms of I cap। क्या बोल रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन जो है, ईस्ट डायरेक्शन जो है, ये मान लीजिए आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो ईस्ट डायरेक्शन है वो आप आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? वेस्टवर्ड, इधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, 10 to the power 5 डायन्स, ये यूनिट है फोर्स की, सीजीएस यूनिट होती है। तो आई कैप लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्टवर्ड में इसको हम कैसे लिखेंगे? वेस्ट डायरेक्शन में हम कैसे लिखेंगे? फोर्स जो लग रहा है बेटा वो है 10 to the power 5 वेस्टवर्ड्स। यस, इसको हम कैसे लिखेंगे? -10 to the power 5 आई कैप, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन को हम आई कैप लिख रहे हैं और उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लगा देंगे? एक माइनस साइन लगा देंगे। अब समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट सबको? डायरेक्शन समझ में आ गई कैसे लगानी है? गुड, चलो ये वाला करो फिर। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए सच दैट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर ए सच दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ एक्सेलरेशन इज ईस्टवर्ड। फोर्स आपको पता है फोर्स क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास स्केलर क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर है और ए वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, सीधी सी बात है। फोर्स डिपेंड ही एक्सेलरेशन पे कर रहा है ना, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देख लो क्या होगा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ इफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड्स। अगर वो ईस्टवर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम इधर x, इधर y और इधर z लेते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इधर आई कैप, इधर j कैप और इधर k कैप, ठीक है। फोर्स मास तो उन्होंने दे दिया 3, फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास? एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड्स। ईस्टवर्ड्स कितना करूं? ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं भाई, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया। समझ में आई बात कैसे लिखा है मैंने?
और मैं ऐसे ऐसे भी आगे भी ऐसे लिखे हो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दो चाहे 3 आई कैप ईस्टवर्ड्स, सेम ही बात है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, वो आप मुझे करके दिखाओ। एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड्स है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड्स। तो क्वेश्चन क्या था, आपको पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ। पहला केस में मैग्नीट्यूड तो 3 हो गया, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो सेम होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे, मैग्नीट्यूड कितना आएगा और डायरेक्शन क्या आएगा। डायरेक्शन तो सेम आएगा, सेम एज एक्सेलरेशन। कितना हो जाएगा, कितना होगा, आई कैप से रिप्रेजेंट कर दिया ना, ईस्टवर्ड्स। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा ना, तो मैग्नीट्यूड 9 हो जाएगा, 3 × 3। थोड़ा सा इसको करेक्ट करें, ये क्या है 3, तो मास हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 3 और उसका डायरेक्शन कितना है ईस्टवर्ड्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में उसका डायरेक्शन। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 3 है और उसका डायरेक्शन क्या है आई कैप, तो 9 आई कैप। तो 9 इज द मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज एक्सेलरेशन, दैट इज ईस्टवर्ड्स। समझ में आई बात। अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले का, तो सेम चीज देखो, फोर्स कैसे लिखेंगे, मास तो सेम रहेगा 3, एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इनटू में उसका डायरेक्शन 3। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, ये 4 जो दिख रहा ना आपको, -4 सॉरी। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे बेटा, 4 लेंगे, 4। डायरेक्शन क्या है, ये माइनस ऑफ नॉर्थवर्ड्स, माइनस ऑफ नॉर्थवर्ड्स। अभी नॉर्थ देखो किससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जे से। नॉर्थ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जे से। लेकिन माइनस ऑफ नॉर्थवर्ड्स का मतलब क्या है, ये वाला साउथवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, -j कैप। यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 12 है, मैग्नीट्यूड क्या है 12 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड है आपका 12 और डायरेक्शन क्या होगी, -j कैप। का मतलब क्या है, क्या लिख दूं, साउथवर्ड्स, साउथवर्ड्स। समझ में आया। मैग्नीट्यूड हम माइनस इसलिए नहीं ले रहे बेटा, अभी जैसे 5 किलो चीनी है, 2 किलो चीनी है, तो उसका माइनस क्या है, -5 का मतलब क्या है, 5 किलो चीनी आपको किसी चीज में से माइनस करनी है, तब माइनस लगाओगे ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लेंगे हम लोग, डायरेक्शंस आपके पास माइनस प्लस से लेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां तक सभी बच्चे प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी टाइम हो गया है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। अगले बार हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, जिसमें आपका आता है वेक्टर एडिशन ट्राइंगल लॉ एंड वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ, इसके बाद पॉलीगन लॉ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वगैरह, ये सब चीजें पढ़ के आओगे आप लोग। क्लियर है, कोई बात नहीं बेटा, मैं रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर दूंगी आपको। अभी जो ये मैंने लिखा है ना, ये आपको नोट्स ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे। ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। सबसे पहले बताइए समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, और कुछ समझने में